अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, तो जो ह्यूमन कैपिटल है इसकी अगर हम बात करें, जब जो कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को ह्यूमन कैपिटल समझती है वो किस तरह से फ़ायदे में रहती है और एचआर क्या फ़ायदा कर देता है, ये हमारा टॉपिक है। तो इसकी मैं मिसाल सबसे पहले देना चाहूँगा गूगल की। गूगल जो कंपनी है वो, अगर देखा जाए दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर अपने एम्प्लॉयज़ को कोई फैसिलिटेट करती है तो वो गूगल है। अगर उनकी वर्क प्लेस को देखा जाए तो मैंने एक चीज़ देखी थी कि वहाँ पे उन्होंने स्लाइड्स लगाई हुई हैं, बच्चे स्लाइड जैसे करके आते हैं वैसे एम्प्लॉय स्लाइड कर सकते हैं। इतना ज़्यादा कंफर्टेबल इन्वायरमेंट उन्होंने क्रिएट किया है, शायद ही कहीं पर हो। और आज देखें कि गूगल इज़ नंबर 1 हर चीज़ के ऊपर, और बहुत सारे और बिजनेसेस उसने जो है वो कैप्चर कर लिए हैं गूगल ने। तो क्या माइंडसेट है असल में इसके पीछे? ये है कि विज़न है। जिन कंपनीज़ का विज़न होता है वो अपने एम्प्लॉयज़ को कैपिटल समझते हैं, उन पे इन्वेस्ट करते हैं। आप देखते हैं बहुत सारे ऐसे इदारे होते हैं जहाँ पे अपनी लाइब्रेरीज़ होती हैं। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि हम एम्प्लॉय को ग्रो कराना चाहते हैं। हमारा एम्प्लॉय जो है वो आएगा, अगर फ्री टाइम में वो लाइब्रेरी में बैठता है, कुछ लर्न करता है, तो ये वो कंपनी होती है जिसका बड़ा विजन होता है। अब आप देखें ना, फ्यूचरिस्टिक माइंडसेट हो और 15-20 साल, 1 डिकेड 2 डिकेड का अगर आपका विजन है तो फिर आप ऐसा जो है अपना सेटअप करते हो, और फिर एचआर जो है वो वैल्यू देता है लोगों को। और फिर देखें कि इनोवेशन भी उन इदारों में होती है, और वो जो हमने एक लास्ट लेक्चर में चीज़ पढ़ी थी कि वो कंपनियां एजाइल होती हैं, पूरा हर चीज़ में फिट हो जाती हैं। ठीक है। I must say one thing, you should come in oration. You have that natural flair in you. या तो वीडियोस बनाएं या लेक्चर्स दें या स्पीकिंग करें, यू हैव दैट नेचुरल। अच्छा, सो देखा ना, पकड़ा जाता है बंदा बोलने से। वेरी गुड, वेरी गुड पॉइंट। ठीक है कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन में विजन होगा तो फिर वो आगे अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लोगों के बारे में भी सोचेंगे। अगर वो डे टू डे पे चल रहे हैं तो वो डे टू डे ही करेंगे। फिर विजन का मतलब है कि लॉन्ग टर्म में क्या करना चाहता हूँ। वेरी गुड पॉइंट जी। Bismillahirrahmanirrahim. Ladies and gentlemen, I would like to talk about the very important point. I believe that the motivated your employees, because there's a hell of a difference between a motivated and unmotivated employees. Now, the question is, what is the motivation? Motivation is the reason why employees should work. So motivation is actually the reason. I want that the company should do something magic with the employees, that when they are working they should have some sort of a motivation. How you can keep, I think this is the biggest challenge, that how you keep your workforce motivated. That is by aligning their personal targets with the company target. I think that's a big, again, issue or a job or a agenda challenge for the HR department, to make sure that what the challenge of the what ultimate target of the company is, that somewhere it should be a ultimate target of the employee as well. If the targets match, they align with each other, I think that's the biggest way how the employee will remain motivated, and there will be hell of a difference in the performance of them. Thank you. वेरी गुड पॉइंट। रिसोर्स मैक्सिमाइजेशन की मैं बात करूंगा, जिसमें हमारी इंडस्ट्री, जैसे कि मैं आईटी इंडस्ट्री से हूं तो एचआर से ताल्लुक़ है। इसमें सबसे बड़ा माइंडसेट होता है ग्लोबल माइंडसेट एचआर का होना चाहिए। उससे आपको बेनिफिट क्या होता है कि अगर आपके पास कोई भी प्रोजेक्ट आ रहा होता है आईटी से रिलेटेड, तो एचआर इज़ द राइट पर्सन जो कि आपको एक ट्रैक पाथ दिखाता है कि आपको किस किस रिसोर्स का बंदा चाहिए। लाइक हमारे पास एक ई कॉमर्स का प्रोजेक्ट आने वाला है, तो हम अपने क्लाइंट को ये बता रहे थे कि आपको रिएक्ट का बंदा चाहिए, आपको इसके साथ फ्लटर का बंदा चाहिए। तो एचआर का जब तक ग्लोबल माइंडसेट नहीं होगा तो आगे बिजनेस में हेल्प नहीं कर सकेगा, आपका प्रोजेक्ट नहीं आ सकेंगे। बिल्कुल सही बात है। सो एचआर एज अ बिजनेस जब सोचना शुरू करता है तो वो क्या करता है, सिर्फ एचआर नहीं करता बल्कि एचआर बिजनेस को बता रहा होता है कि आपको करना क्या है आगे। वेरी गुड पॉइंट जी। अस्सलाम वालेकुम। मेरा पॉइंट है राइट पर्सन फॉर राइट जॉब। मैं गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से हूँ। हमारा एक सेक्शन जो है वो पब्लिक की कंप्लेंट्स को डील करता है। तो उसमें हमने देखा वो पब्लिक की कंप्लेन इस तरह है कि हमारी जो अपनी डिपार्टमेंटल लेबर है वो उसको रिजॉल्व करती थी, लेकिन वो जो फीडबैक है वो अच्छा नहीं आ रहा था। तो हमारे ऑफिसर ने, हमने बैठ के वो एक प्लान बनाया, वो हमने ओडी की तो समझ लगी कि जो हमारा पब्लिक डीलिंग करता है एम्प्लॉय और जो लेबर से भी काम करवाता है, लेकिन वो पब्लिक डीलिंग में अच्छा नहीं है, लेबर से काम कराने में अच्छा है। बिल्कुल सही है, वो पब्लिक को भी वैसे ही डील करता है। जी, पब्लिक को भी वैसे डील करता है। तो हमने उसके साथ एक अच्छे लड़के को जो पब्लिक डीलिंग में एक्सपर्ट था उसको अटैच कर दिया। लेबर से काम वो कराएगा और लोगों से जो गुफ्तो शनीद है, उनकी डीलिंग है साथ करनी है, वो करेगा।
उससे क्या हुआ कि काम भी अच्छे तरीके से होने शुरू हो गए और लोगों का रिस्पॉन्स भी अच्छे तरीके से आना गुड पॉइंट। सो राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। राइट पर्सन। अब आपने एक सिक्योरिटी गार्ड रखा है और सिक्योरिटी गार्ड जो है उसका काम ये है कि वो हर आने जाने वाले को रोके और हर एक को शक की निगाह से देखा कि वो क्यों आ रहे हैं। लेकिन वो एक हैप्पी गो लकी पर्सन है, उसको दोस्त बनाने का शौक़ है। हर आते जाते हो यार क्या हाल चाल है तुम्हारे। तो फिर वो क्या करेगा, वो सिक्योरिटी करेगा कि वो दोस्तियाँ बनाएगा? दोस्तियाँ बनाएगा। सो ऑर्गेनाइजेशन का नुकसान वहीं हो गया। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरी चूँकि अपनी कंपनी है तो मैं इस हवाले से ये गुजारिश करना चाहूँगा कि HR के फ़ायदे क्या हैं। वो मेरी नज़र में 2 फ़ायदे हैं कि सबसे पहले जो सेठ है, जैसे मतलब मैं कंपनी का मालिक हूँ तो मेरी टेंशन कम होगी अगर HR का अदारा वहाँ पे मौजूद होगा या कोई शख्स मौजूद होगा। और नंबर 2 ये है कि आपका जो काम है वो स्मार्ट हो जाएगा, मतलब ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी, चीज़ें जो ज़्यादा खुली नहीं होंगी, चीज़ों को आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने अपना पॉइंट भी इसी लिए जल्दी ख़त्म किया है कि मैं स्मार्ट वर्किंग पे यकीन रखता हूँ। बहुत अच्छी बात है, अब आपको जवाब मिल गया। ऐसे सेठ होते हैं, ठीक है ना? तो आपने एक सेठों के नाम पे जो धब्बा लगा हुआ था ना, ये तो बहुत बुरे होते हैं, आपने उसको ऐसे ज़ोर से खुरच के मिटा दिया है। अब आपको पता चल गया ये वाले सेठ होते जो कहते हैं मुझे HR डिपार्टमेंट चाहिए है। वो ये नहीं कहते यार HR डिपार्टमेंट करता क्या है यार, है ना? बहुत सारे लोग हैं ना कहते करता क्या है HR डिपार्टमेंट, पार्टी डिपार्टमेंट है ये। आज जी, थैंक यू सर वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। हम शुरू करेंगे, बिल्कुल टॉपिक ओरिएंटेड ही रहेंगे। हम लोग ने दोनों चीज़ों को देखा है, एक तो परफॉर्मेंस और या फिर हमारा जो ह्यूमन रिसोर्स मैक्सिमाइजेशन जो है, यूटिलाइजेशन, उस पर बात करेंगी 2 फेलोज़ हमारी, मेहरू एंड अरूज, और लास्ट में मैं और जो मिस मायरा हैं वो डिस्कस करेंगे। राइट, वो डिस्कस करेंगे कि कैपिटल जो है उस वाली आइडियोलॉजी, जब रिसोर्स को एज अ कैपिटल देखते हैं तो हम किस तरह देखते हैं। जी चलें। ओके, बेसिकली रिसोर्स मैक्सिमाइजेशन क्या है कि लेस एम्प्लॉयज से मैक्सिमम आउटपुट लेना। और उसमें जो है लाइक अगर हमारे पास एक सेल का पर्सन है तो उसे हम मार्केटिंग भी करवा रहे हैं और जो उनके आगे से कस्टमर आ रहे हैं उनके अकाउंट हैंडल कर रहा है, और ये सारी यानी कि मैक्सिमम आउटपुट जो है हमने अपने एम्प्लॉय से लेनी है ताकि हम उनसे कम कॉस्ट जो है हमारी लगे। यानी कि एक जो पर्सन है वो मैक्सिमम वर्किंग कर रहा है और हमें ज़्यादा जो पर्सन है उसकी अवेलेबल नहीं है हमारे पास। ठीक है। सो क्या इसका कोई नुकसान भी होता है या ये सिर्फ बेनिफिशियल है कि हम एक बंदे से ज़्यादा काम लेंगे? नुकसान ही है, आई थिंक नुकसान भी है। नुकसान भी है जी। अस्सलाम वालेकुम। मैं एक रियल टाइम एग्जांपल आपके बिल्कुल साथ शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं चाइनीज़ के साथ काम कर रही हूँ तो उनका ज़रा माइंडसेट जो है ना वो बहुत डिफरेंट है और वो बहुत ज़्यादा टफ़ टाइम देते हैं, लेकिन मैंने उनके टफ़ टाइम को मतलब कि ट्रांसफॉर्म किया है। अब उनके माइंड में ये था कि HR इज़ नॉट सो इम्पोर्टेंट, लेकिन मैंने और मेरे जो कॉलीग हैं हारून अरशद, उन्होंने उनको रियलाइज़ करवाया कि HR इम्पोर्टेंट है। बेसिकली ये एग्रीकल्चर फार्म है तो हेड ऑफिस में भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे और सेल्स टीम में भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे। तो हमने छोटे छोटे इश्यूज़ को सबसे पहले तो आइडेंटिफाई किया कि एम्प्लॉयज़ क्यों इंगेज नहीं हैं, एम्प्लॉयज़ क्यों सेटिस्फाइड नहीं है अपनी जॉब से और क्यों वो कमिटेड नहीं है अपनी ऑर्गेनाइजेशन से। तो हमने छोटी सी ये चीज़ें पिक की, हमने छोटे छोटे उन्हें बेनिफिट्स देने शुरू कर दिए। सबसे पहले हमने अपने बॉस को कन्विंस किया कि आपने आते जाते अपने एम्प्लॉयज़ से पूछना है कि हाउ आर दे, उनसे पूछना है कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। फ़र्स्ट वो बिल्कुल भी एग्री नहीं थे, लेकिन जब उन्होंने ये प्रैक्टिस स्टार्ट की तो इसका हमें बहुत सारा पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया कि एम्प्लॉयज़ मतलब कि उनके चेहरे पे एक अजीब सी एक बहुत अच्छी स्माइल होती थी और वो अपने काम पे ज़्यादा फोकस होने लग गए और उनकी कंप्लेंट्स जो थी वो कम होने लग गई। बिल्कुल सही बात है। यानी आप ज़रूरी नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की जाए, ये ज़रूरी नहीं है कि बहुत बड़ा चेंज लाया जाए। छोटा सा चेंज, चाहे वो एक दूसरे को, शायद आप ऐसी ऑर्गेनाइजेशन से गुज़रे हों कि जब आप उधर जाते हैं तो आपको लगता है कोई एक दूसरे की तरफ मुस्कुरा कर देखता तक नहीं है और वहाँ पे सारे लोग अजीब सड़ू सी शक्ल बना के घूम रहे होते हैं। तो वो एक चेंज आ जाना है ना, ऐसे है ना, छोटी सी एफर्ट का मल्टीपल इफेक्ट, उसका इम्पैक्ट फिर सिर्फ हैप्पीनेस एट वर्क। अगर आपका दिल चाहे कि मैं सुबह नौकरी पे जाऊँ
या आपका ये दिल चाहे कि यार क्या मुसीबत है, जॉब पे जाना पड़ेगा। दिस मेक्स एंड ब्रेक्स एवरीथिंग। अलबत्ता मेरे जैसे लोग होते हैं वो शायद कहते हैं यार फिर जाना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसा ही है। दूसरा ये हमने किया कि हमने उनको लंच ऑफ़र कर दिया। थर्ड हमने ये किया कि उनके लिए हमने, जैसे हमें अटेंडेंस का इशू था, चाइनीज़ को छुट्टी करना बहुत बुरा लगता है, तो हमने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करने के लिए हमने उनका अटेंडेंस बोनस भी रख दिया। इस तरह के छोटे छोटे हमने इम्प्लीमेंट अभी स्टार्ट किए हैं और इनका हमें बहुत अच्छा इम्पैक्ट मिल रहा है। ये डिफरेंस है पर्सनल मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉय रिलेशंस में। सो पर्सनल मैनेजमेंट में अटेंडेंस पे क्या होता है, और क्या करते हैं अगर अटेंडेंस पूरी ना हो, तनख्वाह काट लेते हैं, और इन्होंने कहा कि आओ तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। दैट इज़ द डिफरेंस। ओके, द माइंड सेट इज़ डिफरेंट। माइंड सेट इज़ नॉट कंट्रोलिंग, माइंड सेट इज़ कि अपनी खुशी से कर लें यार काम। ठीक है, वेरी गुड पॉइंट्स। और दूसरा ये है कि इसकी वजह से, इन छोटी सी इनपुट की वजह से रिसोर्स मैक्सिमाइजेशन भी हुई है कि एक बंदी है या बंदा है, वो काम कर रहा है, तो हम उसके छोटे से, इंस्टेड ऑफ हम उसकी नेगेटिविटी को पिक करने की बजाय हम उसके पॉजिटिव पॉइंट्स, चाहे उसमें कम है, हम उसको अप्रिशिएट करना शुरू कर दें, तो वो मल्टी टैलेंटेड बन जाता है। बिल्कुल सही बात। अपने मतलब कि अगर मैं कह रही हूँ ये आप अच्छा और अच्छा कर सकती हैं, तो वो नेक्स्ट टाइम उसको और अच्छा करके लाएगी। तो मोटिवेशन जो है वो बहुत ज़रूरी है वर्क प्लेस में। बहुत अच्छा, वेरी गुड पॉइंट। एक एचआर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल इन्होंने डिस्कस किया है, और वो ये है कि ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर में पॉजिटिविटी लाना जो है वो ह्यूमन रिसोर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अदरवाइज सारे लोग मशीनों के साथ काम करते करते मशीन बन सकते हैं, लेकिन जो ह्यूमन फैक्टर है, एचआर की बहुत इंपॉर्टेंट जॉब है कि पॉजिटिविटी और ह्यूमन फैक्टर को अपने साथ रखें। काम ये भी वही कर रही हैं, अटेंडेंस के ऊपर कंट्रोल इम्प्रूव कर रहे हैं, लोगों की प्रोडक्टिविटी बढ़ा रहे हैं, लोगों का एंगेजमेंट बढ़ा, काम अभी भी वही हो रहा है, लेकिन जो तरीक़ा है उसका माइंडसेट क्या है? माइंडसेट इज़ एम्प्लॉई फोकस एज़ कम्पेयर टू कंट्रोल्स एंड डिसिप्लिन फोकस। वेरी गुड पॉइंट्स जी। अस्सलाम वालेकुम गाइस। अच्छा, मेरा जो टॉपिक है वो है ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट। उसमें मैंने 2-3 पॉइंट्स निकाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जब हम अच्छे एम्प्लॉय को बेनिफिट देना स्टार्ट करते हैं या फिर उसको बताते हैं कि आप अच्छा काम कर रहे हो, तो वो बहुत ज़्यादा मोटिवेट होता है और वो फिर ये नहीं बोलता कि ये कंपनी की या ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस है, वो कहता है ये हमारी सक्सेस है। वेरी गुड। फर्स्ट ऑफ ऑल। फिर सेकंड, लॉयल्टी फैक्टर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। वो कहते हैं कि यार ये बंदा मेरे साथ बहुत अच्छा चल रहा है। जैसे अब फॉर एग्जांपल जो एम्प्लॉयर है और एम्प्लॉय, इन दोनों में जब कम्युनिकेशन गैप नहीं ना आता, वो डायरेक्टली अपनी बात उनको आके कह सकते हैं, और एम्प्लॉय डायरेक्टली बॉस के पास जाता है, सर मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है। तो जब वो दोनों आपस में डिस्कशन करते हैं, कोई थर्ड फिगर दरमियान में नहीं होता है ना, तो वो ऑटोमेटिकली लॉयल्टी आ जाती है उन दोनों के दरमियान। वेरी गुड पॉइंट। फिर बिजनेस अप्रोच करता है, वो कहते हैं कि यार आवर बिजनेस, माय बिजनेस, ये नहीं बोलता कि सिर्फ इस बंदे का बिजनेस है। चेंजेस, वेरी गुड पॉइंट। द ओनरशिप विच इज़ द प्रॉब्लम ऑफ मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कि जो डंडे से काम कराना चाहते हैं, कंट्रोल से काम कराना चाहते हैं, वो हमेशा आपको ये शिकायत करते मिलेंगे हमारे एम्प्लॉयज़ में ओनरशिप नहीं है। भाई ओनरशिप कैसे आए? गधा अपने डंडे से कभी मोहब्बत नहीं करता। गधा किस चीज़ से मोहब्बत करता है? घास से। अब अगर आप इंसानों को गधे की तरह से ट्रीट करेंगे तो फिर वो गधे की तरह बिहेव करेगा, लेकिन अगर इंसानों को इंसानों की तरह ट्रीट करेंगे और इंसानों को ये बताएंगे यू आर बेटर ह्यूमन बीइंग, तो वो आपके अपने बिजनेस को अपना बिजनेस समझ के काम करेगा। वेरी गुड पॉइंट जी। एंड एक स्पेशली एक चीज़ है कि आपने उस पर्सन को सुनना है कि वो क्या कहना चाह रहा है। अगर आप उसको सुनेंगे नहीं, वो आपकी नहीं सुनेगा। मे भी सुन ले, लेकिन वो जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं ना, एक कान से सुनो दूसरे से निकाल दो, वो वाला सिस्टम हो जाएगा। तो आपने सुनना है कि उसके साथ एक्चुअली क्या प्रॉब्लम है चल रही है, वो उस अकेले की प्रॉब्लम है या सबकी प्रॉब्लम है, तो उसका फिर हल निकालना है। ऐसा नहीं करना कि यार छोड़ो, इट्स ओके, इसके साथ तो मसले होते ही रहते हैं। बिल्कुल। सो एचआर अप्रोच इज़ मोर सोल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच, जो कि यहाँ पे किसी ने कहा था और मैंने कहा था बहुत अच्छा पॉइंट बताया है, प्रॉब्लम सॉल्विंग। किसने कहा था? आपने कहा था। प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच इज दैट आई नीड टू फाइंड आउट वेदर दिस प्रॉब्लम इज फॉर वन पर्सन or for the whole organization. If it is one person problem, I will coach that person or try to solve that person's problem. If it is wider organization problem, तो फिर HR का रोल क्या आ गया? As a problem solver,
as solution making. It was a very good point that you gave. जी. लास्ट 2 पॉइंट्स मैं डिस्कस करूँगी ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट के कि EQ, जब EQ का फैक्टर ऐड हो गया ना, ये हमारा एम्प्लॉय है, इसकी एक वैल्यू है, वो कहेगा हाँ मैं वैल्यूएबल हूँ, मैं एक अपनी एनर्जी दे रहा हूँ, मैं अपना पार्ट प्ले कर रहा हूँ इसको ग्रो करने में. सो वो जो एक कल्चर हो जाएगा ना सपोर्ट का, वो अटैचमेंट का ह्यूमन फैक्टर आ जाएगा, तो इदारा ग्रो करेगा. बिल्कुल. सो ये जो कैपिटल जब वो समझेगा भी और हम उसे बताएंगे कि भाई तुम कैपिटल हो, यू वैल्यू टू अस, तो स्टोरी चेंज हो जाती है, तस्वीर उल्टी पकड़ी हुई है वो सीधी हो जाती है. सो दैट सपोर्टिंग हैंड्स हो जाएंगे एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर, जो मेन गोल होता है जिसमें दोनों ग्रो करते हैं. लास्ट फिर जब इस तरह से दे आर बीइंग ट्रीटेड सच अ वे, तो हाई अचीवर्स जो होंगे ना वो ऑटोमेटिकली रिटेन करेंगे. देन दे थिंक दे आर वैल्यूएबल, एंड देन व्हेन वी आर वैल्यूएबल तो हम इज्जत लेते हैं, तो हम देते भी हैं, तो इदारा ग्रो करता है. वेरी गुड पॉइंट कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में रिटेंशन का इशू किसका होता है? रिटेंशन का इशू होता है हाई अचीवर्स का. देर इज़ अ मिथ दैट ओनली पीपल हु लीव आर दोज पीपल हु आर बैड परफॉर्मर्स, बट दैट इज़ एक्चुअली ऑपोजिट टू इट. पीपल हु आर गुड परफॉर्मर्स एंड आर नॉट वैल्यूड और थिंक दैट दे आर वैल्यूड, दे लीव. ठीक है. और जब वो छोड़ के जाते हैं तो रह कौन जाते हैं? जिनको कोई और नहीं बुला रहा या जिनको आपने नहीं डेवलप किया एज एन ऑर्गेनाइजेशन कि वो कहीं और जा सके, जंप कर जी. सो वो एक CEO का और CFO का बकालमा है कि CEO ने कहा कि भाई लोगों को ट्रेन करो, CFO ने कहा कि जी अगर आप इनको ट्रेन करेंगे तो ये छोड़ जाएंगे. तो CEO ने जवाब दिया कि व्हाट इफ मैं इनको ट्रेन ना करूं और ये यहीं रह जाएं. यस, दैट्स अ बिगर प्रॉब्लम. थैंक यू सो मच. वेरी गुड पॉइंट्स. जी, लास्ट बट नॉट द लीस्ट ग्रुप. इस टॉपिक पे therefore would be explaining the different points in them onwards, and I would be giving the examples कि मैं उसको conclude कर सकूँ कि how I am doing this into my organization, which I haven't seen कि इससे पहले ये हो रहा था, उसके मुझे good results मिले as a feedback. So I would like them to continue first. My point is cost effectiveness. My point is cost effectiveness. इसका कॉन्सेप्ट ये है कि हम ऐसे टैलेंट को रिक्रूट करें जिससे हम मल्टीटास्किंग करवा सकें इफेक्टिवली. और इधर मल्टीटास्किंग में हमें ये दिमाग में रखना है कि मल्टीटास्किंग और बर्डनाइज करने में फ़र्क है. वेरी गुड पॉइंट. ठीक. और बजाय इसके कि हम लोग छोटे छोटे कामों के लिए बहुत सारे बंदे हायर करें, डिफरेंट टास्क के लिए हम ऐसे टैलेंटेड लोग हायर करें और उनको हम थोड़ा थोड़ा पे करें. हम ऐसे थोड़े बंदे हायर कर लें, ऐसे थोड़े लोग हायर कर लें जिनसे हम लोग ज़्यादा उनको पे ज़्यादा करें और वही काम हम उन थोड़े लोगों से करवा लें. बिल्कुल बात सही है. इफ़ यू पे पीनट्स यू विल गेट मंकीज. थैंक यू. ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट के हवाले से पॉइंट ये है कि सबसे पहले तो क्लियर प्रोसेसेस एंड फ्लोज को डिज़ाइन किया जाए ताकि सबको पता हो क्या करना है और कैसे करना है, और साथ ही साथ उनको अपॉर्चुनिटीज़ दी जा रही हों उनके लिए ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कि उनकी प्रोफेशनल डेवलपमेंट भी हो ताकि वो अपनी जॉब में रहकर बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकें और मज़ीद उनको आगे भी अपॉर्चुनिटीज़ उसी कंपनी के अंदर जो देने के जो चांसेस हैं वो ज़्यादा हो जाएं, और साथ ही साथ एम्प्लॉय वेलबींग के ऊपर काम किया जाए ताकि ये सारी चीज़ें एज अ रिज़ल्ट जो है वो एक हेल्दी ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्म में सामने आती हैं. वेरी गुड पॉइंट. सो हेल्दी ऑर्गेनाइजेशंस के इंडिकेटर्स कि HR जो है वो ह्यूमन फोकस्ड है रादर देन एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका सिर्फ प्रोसेस फोकस्ड ऑर्गेनाइजेशन हो. जी. ओके, तो मेरा पॉइंट ये था कि जब हेल्दी ऑर्गेनाइजेशन होगी तो जो कंपनी की रेपुटेशन है वो मार्केट में अच्छी हो जाएगी और मार्केट जो है वो ग्रोथ करेगी, और जब मार्केट ग्रोथ करेगी तो मतलब मार्केट में एक कंपेटिटिव एज हो जाएगा, और बहुत से एम्प्लॉयज़ जो हैं वो मतलब बहुत से एम्प्लॉयज़ होते हैं जो कंपनी में फिर जब एक मार्केट में उसकी वैल्यू होगी तो एक तो जो एम्प्लॉयज़ वहाँ पे वर्क करें उनके वही मतलब कंपनी की मार्केटिंग करेंगे, पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ. दिस इज सच अ ग्रेट पॉइंट एक्चुअली. तो दैट इज राइट. ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट जो कि ह्यूमन कैपिटल से आपके कैपिटल को ग्रो कर रही है, बिकॉज गुडविल इज़ एक्चुअली अ मार्केटेबल रिसोर्स, और आपकी गुडविल वैल्यू जो होती है ऑर्गेनाइजेशन की, दैट एक्चुअली ब्रेक्स और मेक्स द फ्यूचर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. स्टार्टअप्स के ऊपर कॉस्ट के स्पेस पे लगती है कि व्हाट वुड बी द वर्थ ऑफ दैट स्टार्टअप एट सर्टेन पॉइंट इन टाइम. इसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन के स्टॉक्स किस लिए सेल हो रहे होते हैं? बिकॉज उनकी एक गुडविल वैल्यू होती है और वो दे आर वेल नोन इन द मार्केट. उसके बाद क्या होता है? उसके बाद जो लार्जर टैलेंट है
मार्केट के अंदर, दे वांट टू कम इन द ऑर्गेनाइजेशन. So you will not have to work on the retention because the good talent will not like to leave the job. So you hear the bigger organizations with the good employer brand, अब वो आहिस्ता आहिस्ता किस पर काम कर लेंगे कि मार्केट ब्रांड तो हो, बट देर इज़ अ गुड एम्प्लॉयर ब्रांड एज वेल, बिकॉज एम्प्लॉयर ब्रांड क्या क्रिएट कर रहा है, अ टैलेंट विच विल रिटेन. और रिटेंशन का हमने पहले डिस्कस किया है, इट हैज़ अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ, बिकॉज वो 4 महीने 5 महीने जो आपने नए आने वाले पे लगाने हैं, वो नया आने वाला उससे 300% टाइम ऑलरेडी दे चुका होगा आपको. वेरी गुड पॉइंट. अस्सलाम वालेकुम. मैं बात करूँगी टेक्नोलॉजी के ऊपर, इनोवेशन के ऊपर, मॉडर्नाइजेशन के ऊपर, कि जब आप एक ऑर्गेनाइजेशन को मॉडर्नाइज करते हैं तो उससे बेसिकली ये होगा कि मेजॉरिटी जो प्रोसेसेस हैं वो इजी हो जाएंगे. उसमें कम टाइम में आप ज़्यादा काम कर सकोगे, अननेसेसरी वर्कलोड नहीं होगा, और आप एज अ रिज़ल्ट एक इम्प्रूव्ड स्टैंडर्ड दे सकोगे अपने एम्प्लॉइज़ को, कि जब आपको पता होगा कि वो ट्रेडिशनल वेज़ नहीं यूज़ हो रहे. इससे जो है वो टाइम की बात हो गई, काम आसान होंगे, हमें अननेसेसरी रिक्रूटमेंट भी नहीं करनी पड़ेगी, एंड ओवरऑल एक मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन आप फॉर्म कर सकेंगे, जिसकी वजह से आपकी एक मार्केट में वर्थ होगी. ठीक है, और ग्रोथ, रेवेन्यू जनरेशन और डिमांड के लोग आपके पास आके काम करना चाहेंगे, आप फ्यूचर फोकस्ड होंगे बिकॉज आपकी टेक्नोलॉजिकल अप्रोच होगी. सो यू कंटिन्यू इम्प्रूविंग, एंड व्हेन यू कंटिन्यू इम्प्रूविंग व्हाट विल हैपन इज दैट योर ऑर्गेनाइजेशन बिकम्स इनोवेशन फोकस. सो एक ऐसा HR जो इन सारी चीज़ों के बारे में सोच रहा हो, दैट इज़ एक्चुअली एडिंग वैल्यू टू द बिजनेस इटसेल्फ. ठीक जी. I would like to give 1 or 2 examples. जिस कंपनी में राइट नाउ वर्किंग, इट्स बीन आई थिंक 5 months बैक आई हैव ज्वाइंड. यहाँ पे मैंने तो ये सिस्टम देखा था, पीपल वर नॉट इंटरेक्टेड. मैं देखती थी, मैं नॉर्मली जहाँ अपनी सीट पे नहीं बैठ रही थी, आई यूज टू वॉक इनसाइड द डेव एरिया. तो फिर आई गॉट टू नो कि मैम हमारी कोई एक्टिविटीज़ नहीं होती हैं, हम लोग बस बैठे रहते हैं, और बहुत से न्यू रिसोर्सेज आ रहे थे जो पुरानों को जानते ही नहीं है. सो रिसेंटली आई अरेंज एन ऑरेंज पार्टी which was very great thing because I have been very active over LinkedIn. तो मुझे बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आया था. the way they created the things, उन्होंने उसमें इनोवेशन लेके आई, और जो नहीं जानते थे आई मेड अप सम ग्रुप्स के वो टीम्स बन जाए, उसमें पार्टिसिपेशन करें. सो दैट वाज अ ग्रेट सक्सेस कि मैंने इंटरेक्शन कराई अपने रिसोर्सेज की. एंड सेकेंड थिंग, दे वर नॉट बीइंग एक्नॉलेज कि अब किसी का बर्थडे आ रहा है. आई थिंक दैट्स अ वेरी लिटिल थिंग, बट फॉर देम दिस वुड बी अ ग्रेट एक्नॉलेजमेंट कि किसी का बर्थडे आ रहा है. सो व्हाट आई वुड डू कि मैं उसको विश कर दूँ इन अ ग्रुप, और उसकी पोस्ट बनवा के विश, उसकी ग्रीटिंग्स जो भी हैं उसको मैं लिंक्डइन में पोस्ट कर दूँ, ताकि उनको भी पता चले हु आर ऑन लिंक्डइन, एंड दे वुड बी विशिंग द अननोन पर्सन्स, द स्ट्रेंजर्स वुड बी विशिंग देम. सो दैट विल रियली एड सम गुड वैल्यूज़ इन टू हिज पर्सनैलिटी, कि वो उसको पता चलेगा कि द कंपनी रियली वैल्यूड मी, कि एटलीस्ट मैंने इसमें कुछ किया है. और दो देयर इज़ नथिंग टू डू विद द बर्थडेज, और इसके अलावा देयर आर सम एनिवर्सरी बोनसेस. और अभी हमारे CEOs बेसिकली दे आर इन न्यूजीलैंड, सो व्हेन ही केम हियर, सो ही इवन नेवर मेट एनी ऑफ द रिसोर्स. सो आई अरेंज अ डिनर पार्टी जिसमें दे ऑल वर देयर, और बहुत अच्छा फीडबैक मिला था कि सर तो बहुत जॉली, हमें तो लगा था बड़े खड़ूस टाइप के होंगे, तो ये तो बहुत फ्रेंडली हैं. और इसके अलावा हमारे जो जितने भी डेव्स हैं ना, व्हेन एवर समवन परफॉर्म्स अ वेरी गुड थिंग, व्हाट आई यूज टू डू, मैं एक स्टिकी नोट पे लिख के कीप रॉकिंग, यू हैव डन अ ग्रेट जॉब, जाके उसके लैपटॉप पे लगा देती हूँ. और आई वुड आस्क एवरीवन, उनको बताती हूँ दैट दिस पर्सन हैज़ डन दिस थिंग, सो आई वुड लाइक टू ऑल ऑफ यू कि वो इसको अप्रिशिएट करें, सेलिब्रेट करें, एंड दैट इज़ व्हाट आई एम डूइंग. और मुझे इसका बड़ा अच्छा फीडबैक मिला. सो आई थिंक दैट वाज अ मेरी मेजर रोल ऑफ माइंड टू हैव सम इंटरेक्शन अमंग द रिसोर्सेज. Very good point. So these are again very small steps, but what are they indicating? A human-focused organization, a human-focused HR practice. बहुत छोटे steps जिसका बहुत impact इसलिए आ रहा है because now you are creating the bonding among the employees. Very good points everyone. So अभी हमने जो चीज़ explore की है, and I said that I was deliberately being very simplistic, ताकि अब हम ज़रा पहले इन चीज़ों को अपने perspective से देख लें. Now we are going to discuss what exactly HRBP model does. क्योंकि अभी तक हमने ये देखा कि जो कुछ हम कर रहे हैं
वो कुछ प्रैक्टिसेस यहाँ से हैं, कुछ प्रैक्टिसेस वहाँ से हैं, और HRBP कहाँ पर लाई करता है, वी विल सी दैट. So this is the timeline, okay? This is the traditional HR to future focus HR, all right? And this is how the timeline is now. Here we are with the personnel management. And here we are talking about employee engagement. Why engagement? Because we are seeing from the point of view that this is today is the talent war. Talent war means कि किसके पास सबसे अच्छा talent मौजूद है, because those organizations are growing. So from that angle, personnel management is not about employee engagement. It's most about the processes, controls and disciplines. Then it moved towards HRM, human resource management, where the engagement was measured mostly in terms of employee satisfaction. You must have heard about employee satisfaction surveys. You must have heard about the policies and processes where employees' grievances are to be handled. There is a process made for grievance. More often than not, those processes are longer, and those processes are manual, and those policies require people to go through certain steps of hierarchy. So HRM, where it is right now, it is in the mix of both strategic HR and that, but most importantly, HRM totally focus on, again, the resource maximization, where the policies and the processes are geared towards providing the resource maximization. The question real is certain model suitable for certain size of the organization? And if the size of the organization is small, can that organization actually utilize a modern HR system? Answer is yes, but we need to see how. Okay? Because when engagement is low, the expenses are high. So logically, an expensive system may not be only suitable for a large organization. A modern system may also be less expensive for a modern organization. But how to do that is a question. That's a very good question that you have asked. Please hold on to those thoughts, because we'll come to that point. Now, this HRM mainly grew as resource-based theory. Resource-based theory came from the strategic management perspective, where resource-based theory says that everything in the organization is attached to the resources, and the more you maximize that resources, the more profitability goes into it. ठीक है, ये तो simple एक resource-based view है. In a resource-based view of HR department's function is to maximize the resource productivity. ये concept clear है. Personnel management में the role of HR is to discipline. Production कितनी हो रही है, कितनी हो रही नहीं हो रही है, that's not HR's headache. HR headache क्या है? Assembly line लगी है, बंदा खड़ा होना चाहिए. That's what it is, right? बंदा खड़ा होना चाहिए और काम कर रहा होना चाहिए. अब वो काम कितना कर रहा है, क्या वो सिर्फ खड़ा होकर सीट गरम कर रहा है और actually production zero हो रही है? That's not HR's view. Whose headache it is? Production head's headache. So the role of HR become more of a discipline and control of people. Similarly in HRM, the role of HR is to maximize the resource, and for that matter, all the policies and the processes are coming from the mindset of resource-based view. I highly encourage you to read through resource-based theories. We will tomorrow I will also give you the perspective of what actually is a resource-based view and how the modern HR is moving away from resource-based view but actually going through the process which is called as management by strategy. ठीक है? Now HRM से जब आगे, now this is also the evolution of HR, right? So from this evolution perspective came human capital management, where we started talking about the capital value of the resources, and we started talking about the investment of the resources and investment on the resources so that multitasking and multi-skill people can be created. And there come the concept of cross-functional teams.
सो जो आपने बात की थी कि बर्डन नहीं करना, मल्टीटास्क करना है, दैट कम्स विद द कॉन्सेप्ट ऑफ क्रॉस फंक्शनल टीम. सो जो काम पहले एक डिपार्टमेंट कर रहा था और कहा था कि जी जो टीम बनेगी वो सिर्फ फाइनेंस की टीम बनेगी, HR का उससे कोई ताल्लुक़ नहीं होना चाहिए, प्रोडक्शन अपने काम कर रहा होना चाहिए. हमने कहा नहीं, देयर आर प्रोजेक्ट्स where you actually require multiple skills and multiple brains, and those multiple brains can come from the cross functional. So instead of a project based hiring और फिर उसके बाद बैठ जाएं कि अब क्या करें इस पर्सन का, and that become the white elephant or the cost on this organization. How do you maximize the value of people in the human capital management system? By creating the cross functional teams so that same people who are doing their regular jobs can maximize their input in the organization by creating multiple projects. और अब वो क्या कर रहा है, वो अपना काम भी कर रहा है और एक प्रोजेक्ट का भी हिस्सा है और वो प्रोजेक्ट भी डिलीवर कर रहा है. अदरवाइज यू वुड हैव बीन हायरिंग न्यू रिसोर्सेज टू डू दोज प्रोजेक्ट, बिकॉज वी नो nobody can work for 8 hours straight. ह्यूमन है ना, मशीन तो नहीं है ना. एंड व्हाट इज़ द ह्यूमन प्रोडक्टिविटी वे? हमेशा ही कहा जाता है कि जी आपकी प्रोडक्टिविटी कैसी होती है, 100% होनी चाहिए, ऐसे इधर होनी चाहिए. बट इज़ दैट द रियल व्यू ऑफ ह्यूमन कैपिटल? The real capital view is that some days it would be here, some days it will be here, some days it will be here, some days will keep moving and some days will keep down, because humans are not machines. It's a cycle of them productivity. And in the lower of a cycle, there are cross-functional teams which actually boost the productivity instead of keeping it steady. ठीक है? So human capital ways are talking about the productivity in the human capital form. Just like capital invested in a market, sometimes it performs, sometimes it doesn't perform. But at the end of the day, the long run investment always pays back. Yes? So similarly in HR, human capital says that human may or may not perform every day on the same scale. They will be performing, yes. Someday 70%, 80%, 100%, 120%, and someday 40%, someday 50%. Those 40-50% where cross-functional teams, where the culture comes, where the policies come, where the rewards come and the recognition comes, right? Because that actually keep the people engaged. And then in the long run, when those engaged people keep working, तो फिर क्या होगा? Human capital investment maximizes. ठीक? Here, the role of the human capital is, human resource department is to work on human engagement, and that is why the engagement is good. Now is it knitting everything for you? Yes, ma'am. All right, now come the real deal. HR BP, and the next form is strategic HRM. These often used side by side. However, HR BP is really the operating model of HR. ठीक है? So I often say, although आप revolution की जो भी slides देखो या आप देखो evolution के ऊपर article, they normally talk about this as part of it or just one concept of a strategic HRM. But remember one thing, strategic HRM does not propagate single factor model. Strategic HRM thinks of HR as a strategy focused. So strategy requires a certain operating model. That operating model will be suitable to that organization. So here comes the answer to your question. अगर strategic HR है तो वो ये सोचेगा कि क्या HR का रोल होना चाहिए, उसके लिए क्या मेरे लिए HR BP मॉडल चाहिए, HR रिलेशनशिप मॉडल चाहिए, सिंगल फैक्टर HR चाहिए या डिस्ट्रीब्यूटेड HR चाहिए. ठीक? सो जब स्ट्रेटेजिकली सोचेगा, अगर एक पर्सन भी आपने हायर करना है एज अ स्टार्टअप, आप सिर्फ एक पर्सन हायर करने की कैपेसिटी रखते हैं, तो उसका रोल क्या होगा? HR BP इज़ अ रोल. इट टॉक्स अबाउट द ऑपरेटिंग मॉडल ऑफ HR, हाउ HR शुड थिंक एंड परफॉर्म. इज़ इट मेकिंग सेंस? सो अगर मेरे पास एक HR रखने की, एक बंदा रखने की गुंजाइश है, लेकिन मैंने ऐसा पर्सन रख लिया जो कि सिर्फ ये काम कर रहा है, मसलन ये कि वो आने जाने वालों की अटेंडेंस ले लेता है, एम्प्लॉय फाइल बना लेता है, पॉलिसीज़ बना देता है, तो वो लिमिटेड यूटिलाइजेशन कर रहा है. तो जो आपने इन्वेस्टमेंट उस एक बंदे पे रखी हुई है, उस HR पर्सन को रखने के लिए, इज़ इट पेइंग ऑफ? नो. अदर देन दैट, इफ़ यू वुड हैव हायर्ड अ पर्सन who can think strategic and who can think about your business, even that one person will actually maximize your
capital investment in HR. So operating model is a question, not the cost itself. पर उसमें एक चीज और जो हमारे अप्रोच यूज होती है कि सैलरी थले ला दो मतलब you know Yes and no. Yes and no, because there are several factors to it. In Pakistan, there are two factors, let me just say. मैं जब इंटरनेशनली HR के लोगों के साथ भी काफ़ी ज़्यादा काम कर रही हूँ, देख रही हूँ उनको, I find there are lot of good skill set in HR in Pakistan. उनका एक्सपोजर भी ज़्यादा है, उनको मॉडर्न प्रैक्टिसेस का भी पता है एज़ कम्पेयर टू मैनी ऑर्गेनाइजेशंस अब्रॉड एज वेल, जिनके HR में बड़ा फंक्शनल पर्सपेक्टिव होता है, बड़ा जिसको कहते हैं ट्रांजैक्शन ओरिएंटेड HR होता है. देयर आर ऑब्वियसली HR इन multinational organization outside Pakistan as well who are very talented, but पाकिस्तान में HR talent की कमी नहीं है. The focus what is not has yet developed is organization view of HR. जो मैंने अभी आपको एक्सरसाइज दी थी ना, वो यही थी. What should be the role of HR in the organization? क्या ये रोल होना चाहिए, ये रोल होना चाहिए, ये रोल होना चाहिए या ये रोल होना चाहिए? I know of old organizations, very old organizations, state run or non-state run is not even a question there, but I know there are HR people who are actually doing personnel management, but their way of dealing with people is so intimate that employees don't leave. In a very effective manner. So that means that the HR skill was not developed, but the person's empathy was coming from the top. अब HR skill develop करना किसका काम है? वो भी organization का काम है. अगर मेरे ऊपर ये focus नहीं होगा कि मैं as an HR grow करूँ, HR person grow करूँ, मैं उससे ज़्यादा आगे बढ़ूँ जहाँ पर हूँ, तो मैं वही करूँगी जो कि मुझे आता होगा. मुझे अगर पर्सनल मैनेजमेंट आती है, I'll do it to the best of my ability, but since I am a good person myself, I will be empathetic to people. So that the focus is on I. If I am replaced with someone else, then the HR practices go down. This should not happen. If HR is able to create that alignment, then HR gets the importance that it requires, right? Here comes the role of HRBP. Now the context is clear to everyone. Any question? I have a question. जी. I would like to know more about this director diversity and inclusion chance. वो आएगा strategic पर. It will come here. Okay? Because when it comes to the focus where the business should go, they will always talk about what is important to the business. And for importance of the business, I'll just give you one example and move on. That what is the gender divide in Pakistan? How many male, how many female in Pakistani population? We are almost 50-50. Now 50, I guess. 49 and 51, 50, 49, इसी तरह से हम चलते रहें, ठीक है? So half of the population is another gender. Any business who only hire men will only have men perspective, will only have men directing the rest half of the organization. Yes? So उनके product किस पे focus होंगे? Men products different. उनमें perspective किसका आएगा? Marketing किसके ऊपर होगी? Sales किसके ऊपर होगी? They will be missing out on a larger population because they will not be taking out their perspective in designing the products. For example, personal protective equipment की company. Personal protective equipment की industry क्या बनाती है? Helmets बनाती है. Let's take very simple example. Helmets बनाती है. और उसमें सारे मेल एम्प्लॉयज़ हैं, तो क्वालिटी चेकिंग हो रही है. हेलमेट्स किसके सर पे चेक हो रही हैं? डू वी थिंक दैट फीमेल विल नॉट बी यूजिंग द पर्सनल प्रोटेक्टिव? They do actually. They do, but helmets and personal protective equipment size for the larger number of years till 2019 almost remain focused on men regular sizes. For Pakistan, or you're talking about the overall? I'm over all the world. Because there was no one who was pointing it out. It was not coming out naturally.
देर आर ऑर्गेनाइजेशंस विच ओपनली से कि जी हम ख़वातीन ही हायर करते हैं, ठीक, और कुछ भी कहते हैं कि हम तो हायर ही फीमेल करते हैं। मार्केट भी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट सिर्फ ड्राइवर्स थोड़ी यूज़ करेंगे। अब मैंने ग्लव्स बनाने हैं स्टिचिंग उसके लिए, और मैंने साइज़ ग्लव्स का सिर्फ मेन हैंड्स का रखा हुआ है, तो मेरे पास तो स्टिचिंग यूनिट पे ढेरों ख़वातीन हैं, उन सब के लिए वो ग्लव्स जो हैं वो ढीले होंगे। दे विल नॉट बी डूइंग द सर्विंग द पर्पस दे आर रिक्वायर्ड फॉर। यस, now I'm talking about the bulletproof jacket. If they are not designed for a female body size and a male body size, and this is just one view I'm giving of diversity, which is gender based. What about people who are dwarf? If we do not consider them as part of the working population, we will not design anything for them. जैसे मेरे घर में किचन है, I can't reach any of the cabinet. It's just as simple as that. क्योंकि वो जिसने बनाया था उसने अपनी हाइट के हिसाब से लगा दिया, भाई मेरी हाइट नहीं है उतनी, मैं क्या करूं? Because construction workers are no female. Hello, my own home is not inclusive. Because जो लगा रहा था उसने कहा यहाँ तक होना चाहिए. So ये सोचे कि घर में यूज करने वाले की हाइट पता नहीं कितनी है, तो how would they be using it? Right. So we are not taking the diverse population in so small factors. There's so many left-handed people. Right? Most of the things are not designed to be used by left-handed people. For example, exams chair, वो जो आर्म चेयर, वो बेचारे परेशान हो रहे होते हैं कैसे बैठे. There are very few which are designed like that. So diversity इसलिए strategy का हिस्सा ज़रूरी है, that the product you design should, and I'm not talking now about only gender diversity, we are talking about all kind of diversity. अब मैंने एक चेयर का बता दी कि जी चेयर का स्टैंडर्ड साइज ये होता है. What about people who are overweight? They won't fit it into that change, and we have seen that happening, right? Yes. Office में chairs टूट जाती हैं, heavy weight. Because हमने सोचा ही नहीं कि पॉपुलेशन में ऐसे लोग हो सकते हैं जिनका वेट ज़्यादा हो. और वो स्टैंडर्ड किसने बनाया? बेंचमार्क बना ली ना. एक एवरेज मेल बॉडी साइज, राइट? मैं छोटे कद की खातून हूँ, मैं ज़्यादा ऊंचे कद की नहीं हूँ, मेरे लिए कुर्सी एडजस्ट करना मुश्किल हो जाता है, ठीक है. ऑल्दो मैं बहुत छोटे कद की नहीं हूँ. थिंक अबाउट दोज पीपल हु आर एक्चुअली ड्वार्फ्स. इट इज़ डिफिकल्ट फॉर देम टू इवन सिट एंड देन एक्सपैंड इट. वॉशरूम कमोड्स आर नॉट डिजाइंड फॉर ऑल पॉपुलेशन, राइट? You keep on thinking and you keep on listening and you'll keep on noticing small little things that happen. That is why that diversity and inclusion is so important, because businesses can start making products for the remaining part of the world as well, which means you are product diversifying, which is a direct business case. Yes? ज़्यादा products, ज़्यादा बिकेंगी. Right? So that is why you think like that when an HR is focusing on that area. But let me tell you, D&I is not an HR practice. It's basically a business practice. Okay? All right, moving on quickly to, so what is HR business partner? HR business partner model जो है, this is basically Dave Ulrich model. And इसमें HR have 4 main roles to perform. Main roles, what we have is that we have administrative experts. Administrative experts are those who talk about the process, where process is required and however it is required. Right? It does not mean कि process का मतलब ये है कि जो यहाँ से यहाँ तक के जाने का मसला हो वो यहाँ से घूम के जा रहा हो. Administrative expert means the person will find the shortest maximum input and minimum input and maximum output kind of process. ठीक है. सो वो क्या सोचेगा, जो आपने बात की थी कि वो मॉडर्नाइज्ड IT बेस्ड क्विकर प्रोसेसेस पे बात करेगा. वो ये नहीं बात करेगा कि अगर तुम्हें छुट्टी चाहिए तो 5 लोगों से साइन करा करके आओ. वो कहेगा यार तुम्हारे मोबाइल के ऊपर मैं ऐप दे रहा हूँ, तुम उधर से लीव अप्लाई करो एंड इट इज़ अप्रूव्ड. यस. एंड इवन द मोस्ट मॉडर्न HR विल से दिस इज़ योर लीव बैलेंस, यू कैन टेक इट वेन एवर यू वॉन्ट टू. आई नीड आउटपुट थ्रू आउट द ईयर. यू डोंट नीड अप्रूवल्स फ्रॉम योर बॉसेस फॉर गेटिंग द लीव्स. Right? So every administrative expertise means the person knows
how the process can be designed to the maximum of the benefit. 5 साइन मेरे पास एक ऑर्गेनाइजेशन में हर दूसरे दिन एक साइन के लिए आ जाता था कि फला इंटर्न हायर करना है तो आप साइन करते हैं. मैं यार आई एम ग्रुप डायरेक्टर, आई एम लुकिंग एट 5 डिफरेंट कंपनीज, व्हाई डू आई नीड टू साइन एन इंटर्न हायरिंग? मैं क्या ना करूँगी तो आप नहीं रखेंगे? नहीं वो तो हम रख लेंगे, फिर मैं तुम्हें मेरे साइन की क्या जरूरत? यू नो, इट्स जस्ट अ वेस्ट. और वो इंटर्न ऑन बोर्ड क्यों नहीं हो रहा? मैडम ने साइन नहीं किया. और मैडम जो सोची यार मुझे क्यों साइन करना पड़ा है? वाई एम आई नॉट, माई ब्रेन विच इज गेटिंग लॉट ऑफ मनी फ्रॉम the organization for a senior position, why am I wasting my time for an intern very small hiring? That's the trust based view. From the resource based view, you are going to a trust based view that people are actually trustworthy, people don't want to waste time, people don't want to waste money, people come to work for work. Hiring is one thing which I always say, agar aap, I just said once before, if you pay peanuts, you will get monkeys. But also you cannot get bigger, you will get bigger monkeys with bigger peanuts. If you give them more peanuts, you will get bigger monkeys. So you have to find the right talent. Talent की जहाँ पर बात हो, I do not recommend to go through anybody hiring. Rather, the right people should be involved for right interviewing. ये नहीं कि हर बंदे को CEO ने ही इंटरव्यू करना है, बट जिस भी पर्सन ने इंटरव्यू करना है दे शुड नो हाउ टू हायर. सो सिंस दैट इज़ नॉट हैपनिंग, सो द पर्सन इज सेइंग ओके यार फिर मैं ही कर लेता हूँ इंटरव्यू. Get the point? So the process, again, administrative expert means that the person actually is an expert. It's not someone designing the process without knowing the process. It's expert. An expert level requires very high level HR skills. HR skills के higher orders की बात हो रही है, ठीक है. Then we are talking about strategic partner. Strategic partner अभी हमने सब ने डिस्कस किया. आपने बड़ी अच्छी एग्जांपल दी कि I thought of the process and the product that was being there and what resources were they using which was wasting time and not creating the business output. ये तब बात हो सकती है when you know the business, right? If you don't know the business and you say कि जी .NET का पर्सन मैंने हायर करना है और .NET का मैं आपको कह रहे हैं कि जी मुझे प्रिंसिपल आर्किटेक्ट चाहिए, और आप कहें कि यार प्रिंसिपल आर्किटेक्ट जो है ना वो पाकिस्तान में 3-4 ही मौजूद है और वो कम से कम उनकी तनख्वाह जो है वो 9 लाख से स्टार्ट होती है. ऐसे ही है ना? ऐसे ही सही बता रही. आई स्टिल नो व्हाट इज़ द सैलरी, बहुत अरसे से हायरिंग, राइट. और शायद वहाँ पर भी एक आधी हो गई. सो प्रिंसिपल आर्किटेक्ट तो इतना महंगा हायर होता है. तो ऐसा करते हैं कि हम 2 लोग ऐसे ले आते हैं जो कि छोटे हों, उनको हम प्रिंसिपल आर्किटेक्ट बना लेंगे. That may or may not be the solution. It may be the solution if you have time to prepare. But it may not be the solution if you have the project going on and your principal architect is going on. तो फिर आपको अब ये वो कॉल है जो HR ने लेनी है. और HR वो कैसे लेगा? वो आज नहीं लेगा. वो ये नहीं कहेगा कि बंदा चला गया तो लेट्स प्रिपेयर. वो पहले से प्रिपेयर करके रखेगा so that there is a replacement ready when you come, and then there comes the different models. For example, performance and potential model, you map the model on the 9 box. We'll talk about these tools tomorrow. Today I just want to focus on what HRBP is. So strategic partner means that you understand the business and you design the solutions according to the business itself. Then you are a change agent, जो आपने बात की थी कि मैंने छोटे changes किए. And HR which is focusing on being the change agent is an agile HR. Agile HR क्या होता है? Will not only look at the bigger picture, but for the bigger picture take smaller steps, and each step is measured, look at the outcome and design the new steps based on that. Agile HR is focusing on smaller effective solutions. And किसने वो कर रहे हैं solution? ये नहीं कि HR अपने ऑफिस में बैठ के वो solution डिज़ाइन कर रहा है. वो क्या कर रहा है? HR, that HR is involving the people on ground to design the solution for them. For example, one of the organization want to maximize the space for storage. There are 2 ways of doing it. One is कि आप नया बिल्डिंग खड़ी कर लें. दूसरा way is कि ये सोचे कि अच्छा अब इस सामान को कहाँ रखा जाए. But there is a third very effective way. Ask the people from the floor
design your workspace. Tell them the objective is that we create the maximum storage space. Since they are the people who are using the machines, they will come up with a solution because they know. ठीक है, जिसने कभी गाड़ी ही ना चलाई हो वो बोनेट खोल के देखेगा डब्बे लगे हुए हैं. यस, जो गाड़ी का एक्सपर्ट होगा वो बोनेट खोल के बताएगा कि कहाँ कहाँ क्या करने से गाड़ी ठीक हो सकती है. मेरे पास एक कंप्यूटर है और वो कंप्यूटर, आई एम अ यूज़र, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट. मैं ले गई हार्डवेयर के पास और मैंने उससे कहा कि भाई ये कंप्यूटर जो है मेरे बहुत स्लो है, तो मुझे नया कंप्यूटर खरीदना है. उसने कहा कि जी आप इसकी SD रैम्स जो है वो ठीक कर लें, इम्प्रूव करवा लें, आपकी इसी की स्पीड बेहतर हो जाएंगे. एंड इट वर्कड. और मैं क्या कह रही थी, नया स्टोरेज स्पेस बना ले बिकॉज दिस फ्लोर इज स्मॉल. यस, if I ask the machine operator, how can I convert my machines that I can do lesser time, and this is a real example, lean operating systems में बंदे ने डिज़ाइन कर दिया कि मैं इसी मशीन के ऊपर सॉक्स भी बनाऊंगा, इसी पर ही सॉक्स फोल्ड भी होंगे, इसी पर ही प्रेस भी होंगे, rather than having 3 different tables on it. तो that person redesigned the model of the table machine. उसकी वजह से क्या चीज़ create हो गई, more space in the other side. And that comes to the last point of our today, is that makes you an employee champion, because you as an HR knows where the skill set lie, where that skill is existing in the company and how it can be utilized maximum, and how you can create the multi-skill people. Right? So HRBP की ये 4 role, we'll go further tomorrow on while they perform these roles, what are the tools that HRBP is used. Okay? Overflow तो नहीं हो गया?